हिंदी साहित्य और पीएचडी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस कक्षा को अपनी आत्मकथा मूर्धहिया के साथ। देखिए, दलित जीवन पर आधारित ये आत्मकथा है जिसके लेखक है तुलसीराम। इसका जिक्र पहली वीडियो में हम आपसे कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में या इस कक्षा के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं एक पूर्ण सार, जो आत्मकथा है मूर्धहिया उसका एक पूर्ण जो सार है कि क्या कहना चाहता है लेखक इसमें, वो हम आपके सामने जिक्र करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, मूर्धहिया 7 भागों में विभक्त एक आत्मकथा है। इसमें क्या है, 7 भाग दिए हैं लेखक ने, जिसमें उन्होंने अपने ग्रामीण जीवन का, अपने बचपन के से लेकर किशोर अवस्था की जो पढ़ाई लिखाई है, किस प्रकार गांव में जो अंधविश्वास था, किस प्रकार का जीवन था, कैसे वहाँ पे जाति व्यवस्था थी, किस प्रकार वर्ण व्यवस्था थी, कैसे कैसे ऑक्यूपेशंस थे, पेशे थे जिसमें कि समाज बटा हुआ था, इस सब की चर्चा वो कर रहे हैं। तो देखिए, इस आत्मकथा को जब मूल किताब से पढ़ेंगे, पुस्तक से पढ़ेंगे, आपको इसमें क्या है बहुत इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें धीरे धीरे खोने लग जाएंगे। इस प्रकार से आत्मकथा लिखी गई है कि कहीं पर भी कोई कमी आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसको देखकर आपको लगे कि नहीं बोरिंग है। जब आप पढ़ेंगे, आप उस समय के समाज को जानेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप देखेंगे कि किस प्रकार अव्यवस्था समाज में फैली थी, किस प्रकार की अव्यवस्था थी जिससे कि समाज ग्रसित था, कैसे जातिवाद ने जो छोटे तबके के लोग थे उनको नीच घोषित करते या निम्न जाति का घोषित करके किस प्रकार उनका शोषण किया, क्या उनका खान पान था, क्या संस्कृति थी। जब आप ये सब देखेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी कि हाँ, वाकई में ही ये आत्मकथा दलित जीवन के बारे में जो है चर्चा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। देखिए, 7 भागों में विभक्त आत्मकथा है, शोषण से भरी हुई आत्मकथा है। एक ऐसी आत्मकथा है जिसको जब आप पढ़ेंगे और स्वयं के जीवन से जब उसे जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना दर्दनाक उस समय का जो है माहौल रहा होगा, किस प्रकार का शोषण इन्होंने झेला होगा और कैसे इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया होगा ऐसे माहौल में जहाँ पर रहना भर, सांस लेना भर ही दूभर था। वहाँ पर पूरी ज़िंदगी को व्यतीत करना, जीवन को व्यतीत करना एक इंसान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये पहला भाग है। इसमें बता गया है कि किस प्रकार भूतों की चर्चा, एक अंधविश्वास की चर्चा की जाती है कि किस प्रकार जो वहाँ पे अगर कोई मर जाता है किसी भी कारण से तो एक भूत ही पृष्ठभूमि के बारे में बताकर क्या अफवाह फैला दी जाती है कि भूत ने आकर मार दिया। यहाँ पर यही चर्चा ये अपने दादाजी के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार इनके दादाजी को जो है मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक, जो आप जानते हैं, एक जानवर होता है जिसको गुहेरा बोलते हैं, उसको मार देते हैं। तो वह कहते हैं खेत में, वहाँ पे खेत, जैसे ग्रामीण जीवन था तो खेत थे, तो वहाँ पे खेत में वो उसको मार देते हैं। तो कहते हैं रात को वही उनसे क्या है, भूत बनकर बदला लेने आता है। हालांकि एक साजिश के तहत उनको मार दिया जाता है, किंतु अंधविश्वास में फंसा हुआ समाज इतना था, दलित समाज अंधविश्वास में इतना फंसा हुआ था कि किसी की मृत्यु हो गई तो उस पर भी उसी का ही डाल देते हैं, क्या कहते हैं, इल्ज़ाम उस पर ही डाल देते हैं कि भूत ने मारा होगा। एक अंधविश्वास को दिखाती ये आत्मकथा है कि किस प्रकार भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि की, अगर किसी को कुछ हो गया तो यहाँ पे एक अफवाह फैल जाती है कि भूत ने मारा। देखिए, भाग बहुत बड़े बड़े हैं, किंतु एक सार आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या ये आत्मकथा कहना चाहती है। जैसे ही अब आप भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले जो भाग को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। बताने चाहते हैं कि किस प्रकार अंधविश्वास में डूबा हुआ एक समाज था, एक परिवार था, मेरा नहीं, आसपास का सारा परिवार उन्हीं अंधविश्वासों से ग्रसित था और किसी की मृत्यु हो गई तो उसका जो है जोर मढ़ दिया गया भूत पर। हालांकि वह मृत्यु वैर भाव से हुई थी, किंतु फिर भी मानना यह था कि भूत ने आके उन्हें मार दिया। ऐसे ही दूसरा है मूर्धहिया और स्कूली जीवन। अब यहाँ पे ये अपने दूसरे भाग में चर्चा करते हैं स्कूली जीवन की, कि जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हेडमास्टर होते हैं जो इन्हें ज़मीन पर बैठाते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि ये दलित लड़का है तो इनको क्या कहते हैं, वो
काने ये होते हैं तो इनको चेचक की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी एक आँख चली जाती है, तो इनको कनवा कनवा कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पर ये स्कूली जीवन की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार स्कूलों में भी शोषण व्याप्त था, किस प्रकार जो मास्टर्स थे, हेड मास्टर्स थे, किस प्रकार इन्हें परेशान करते थे। एक दलित समाज से संबंध रखने के कारण, जो उन्होंने बनाया हुआ था उससे संबंध रखने के कारण पूरी कक्षा इनसे क्या है, परहेज करती थी। अगर कोई इनसे बात करता था तो बाद में मास्टर उसकी पिटाई करते थे। इन्हें सबसे अलग बिठाया जाता था। इनका जब रोल नंबर आता था कक्षा में तो इनका नाम नहीं लिया जाता, कनवा कहकर इन्हें बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि एक नाक में आँख नहीं थी, जिस कारण इनको काना कहकर बुलाया जाता था। तो कनवा इनका नाम पड़ गया। इतने अशुभ ये हो गए कि कहीं भी रास्ते में किसी को ये मिल जाते तो अशुभ माना जाने लगा कि ये मिल गया है, अब कोई काम नहीं बनेगा। इस प्रकार इस आत्मकथा में चर्चा की गई है। भाग तीसरा है अकाल में अंधविश्वास। अब अकाल पड़ गया तो उसमें भी एक अंधविश्वास था। बहुत से जानवर मारे गए, सब मारे गए, बहुत से इंसान मारे गए, तो उसमें भी ये अंधविश्वास था कि ये किसी देवी या देवता के प्रकोप के कारण जो है अकाल पड़ा है। अकाल इतना भीषण था कि खाने के लिए भी कुछ नहीं था, नहाने के लिए पानी तक नहीं था। एक दिन स्कूल जाते हैं अपनी कक्षा की परीक्षा देने के लिए, 5वीं कक्षा की, तो वहाँ पर इनकी माँ, जो दादी माँ होती है, वो कहती है कि आप नहा कर जाइएगा। ये कहते हैं ठीक है। तो वहाँ पर आसपास एक पोखर ढूंढने लगते हैं। इनको पोखर मिल भी जाता है, किंतु जैसे ही पोखर के पास जा रहे कुछ लोग होते हैं, वो भी परीक्षा देने जा रहे होते हैं विद्यार्थी, जैसे ही उनको पता चलता है पोखरे में नहाने जा रहा है तो इनको दलित कहकर वहाँ से भगा दिया जाता है कि अब तो हमारे बनाए हुए पोखर में नहाएगा, हमारा जो है धर्म है उसे दूषित करेगा। तो इसकी चर्चा ये यहाँ पर करते हैं कि अकाल में भी एक अंधविश्वास था कि ये भी किसी देवी या देवता के प्रकोप के कारण हुआ है। किस प्रकार अकाल में न इनको खाने के लिए मिलता, न इनको नहाने के लिए मिलता। एक तालाब या पोखर में नहाने जाते हैं तो वहाँ से भी इन्हें भगा दिया जाता है। खाने के लिए ऐसे डांगर खाते हैं जो मर जाते हैं, उनके मांस को सुखाकर ऐसे समय के लिए रखा जाता था, जैसे अकाल पड़ जाए खाने के लिए ना हो तो उन दिनों में उस मांस को क्या है, पकाकर खाया जाता था। इस प्रकार का शोषण इनका हुआ। जब आत्मकथा को पढ़ते हैं तो रूह कांपने लग जाती है। मरे हुए जानवर के सूखे मांस को पहले उसको सुखाया जाता, फिर सुखाकर मटकों में भरकर उसे रखा जाता। अकाल आदि पड़ जाने पर या कोई महीना ऐसा होता जब फसल नहीं होती है, इन्हें खाने को नहीं मिलता, तो ये उसी मांस को खाकर गुजारा करते। भूतन या नागिन। अब देखिए, थोड़ा सा अंदाजा आप नाम से भी लगा सकते हैं कि भूतनी नागिन, नाग की कोई चर्चा की जा रही है। एक खेत में से निकल कर जा रहे थे तो वहाँ पर सामने से एक सांप आ जाता है जिसे ये मार डालते हैं। खेत की मुंडेर पर चढ़ते चढ़ते लाठी से उस सांप को मार देते हैं। कई और लोग आते हैं, वो उस सांप के मुंह को दबा देते हैं, सांप मर जाता है। और जैसे ही ये बात इनके चाचा को पता चलती है तो चाचा शोर मचा देते हैं कि नाग के मर जाने के बाद जो नागिन होती है वह भूत बनकर घूमती है और अवश्य ही अपना जो है प्रतिशोध जो है अवश्य लेती है। उसके अंदर एक क्या कहते हैं, प्रतिशोध की भावना जाग जाती है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो तुम्हें भी यह सजा भुगतनी होगी। पहले ये बहुत डरते थे उससे कि हाँ ऐसा होगा, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए ये समझ गए कि ये भी एक अंधविश्वास है कि अगर सांप को मार दिया तो कोई भूतन या नागिन आएगी और मुझे डस लेगी या मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए, ये यहाँ पर बताते हैं कि इसमें भी एक अंधविश्वास इतना व्याप्त था कि सांप को मारने के बाद, हालांकि ये तक कहा गया कि सांप देवता होते हैं, तुमने मारा तो जो देवता है वो तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। कई प्रकार के अंधविश्वास, इतने अंधविश्वास हैं, आप देखेंगे तो आप समझेंगे। अभी तो सिर्फ 2-4 बातें ही ऐसी हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक सार प्रस्तुत करने के जरिए मैं वीडियो के माध्यम से करना चाह रही हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे मूल किताब को आप पाएंगे कि किस प्रकार का अंधविश्वास, किस प्रकार की परंपराएं इतनी व्याप्त थी कि आप सोचेंगे कि जीवन व्यतीत ही कैसे किया होगा। जो मुर्दे होते हैं उनको गांव के बाहर दफनाया जाता था, गिद्ध आकर उनको खाते थे, मरे हुए जानवरों को खाना, जादू टोने में विश्वास रखना, चमरिया माई की पूजा करना, बहुत से ऐसे अंधविश्वास थे कि आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि क्यों ये सब था। भारत एक ऐसा देश जहाँ पर ना तो स्वतंत्रता ही थी, और जब स्वतंत्रता मिली तो फिर भी ये दलित जो लोग कहे जाते हैं ये अस्वतंत्र ही रहे। इन विचारों को तो वही
जीवन जीना पड़ा जो ये आज़ादी से पहले जी रहे थे, और आज़ादी के बाद इनके हालात और ख़राब हो गए। ये आत्मकथा के माध्यम से इसकी चर्चा जो है तुलसीराम हमसे कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। चले बुद्ध की राह। बुद्ध की राह क्या होती है कि जब ये किताबें पढ़ते हैं तो राहुल सांकृत्यायन को पढ़ते हैं, तो वहाँ से इनको समझ में आता है कि हाँ, ये कोई थे बुद्ध के जो है भक्त थे, या पुजारी कह सकते हैं, उनके अनुयायी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं हाँ कि उनको उनके चाहने वाले थे बुद्ध के। तो जब इन्होंने उनके बारे में जाना तो इनके मन में भी एक क्यूरियोसिटी आई कि काश मैं भी एक बार बुद्ध के बारे में जान सकूं। तो राहुल सांकृत्यायन की किताब वोल्गा से गंगा आदि को पढ़ने की दिलचस्पी इनके अंदर जागती है। इस समय 9वीं कक्षा में होते हैं, उसका जिक्र इस भाग में ये करते हैं। आखिरी भाग है आजमगढ़ में फाका काशी। यहाँ पे ये इनकी जो स्कूली जब शिक्षा होती है वो पूर्ण हो जाती है, उसका जिक्र यहाँ पे ये करते हैं। तो देखिए इस प्रकार यह आत्मकथा 7 भागों में विभक्त है। पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मूर्धिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मूर्धिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा है भूतनिया नागिन, छठा है चले बुद्ध की राह, और सातवां है आजमगढ़ में फाका काशी। आपको मूल पुस्तक को पढ़ना चाहिए। मूल पुस्तक पहली बात तो इंटरेस्टिंग बहुत है, दूसरा आपके एग्ज़ाम में जो भी संवाद आएंगे वो आपको याद हो जाएंगे। 2 बार पढ़ने की ज़रूरत है, संवाद याद हो जाते हैं, और हम एंड टाइम पे क्या है कोरिलेट भी कर लेते हैं जब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से पात्र है, किसी पात्र का ही नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डांगर खाते थे, तो डांगर से संबंधित कोई आ जाए। भूतनिया नागिन है तो सांप को मार डाला तो रात को भूत आ जाएंगे। या जैसे 5वीं कक्षा में पढ़ते कनवा इनको कहा जाता था, काने थे तो कनवा इनको कहा जाता था, क्या पता उसी से कोई संबंधित डायलॉग पूछ ले, या कुछ ऐसा पूछ ले चमरिया माई की पूजा कहाँ होती थी, या ये ले चमरिया माई की पूजा कर, ऐसे करके आ जाए तो आपको ये अंदाज़ा रहेगा हाँ उनकी दादी ने उनसे बोला था। तो ऐसे जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो कुछ कुछ ऐसे करके आपको जो है संवाद धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और अब जब एग्ज़ाम आएगा, वो आने ही वाला है कुछ समय में, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा, और आपके जो है एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए इस आत्मकथा में बहुत सारे पात्र हैं, एक पात्र नहीं है, मुसर मुन्नर चाचा है, बहुत सारे पात्र हैं। जब आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ कितने पात्र हैं। पात्र की वीडियो या तो हम अगली वीडियो में बता देंगे, शॉर्ट के माध्यम से डाल देंगे, आप चेक करते रहिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।